बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नस्ला टावर खाली हो गया मगर गिरा नहीं, लेकिन रोज नई से नई बात सुनने को मिलती है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस मामले पर FIA एंटी करप्शन सर्कल भी मुतहरिक हो गया है। नस्ला टावर के साथ ही आबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ये माजरा क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदा समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें नस्ला टावर केस के हवाले से FIA एंटी करप्शन सर्कल भी जो है उन्होंने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमारे FIA ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो नस्ला टावर केस पर सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी और PCHS सोसाइटी का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है और बाकायदा इस पे जो है तहकीकाती टीम जो है उसने तफ्तीश का आगाज कर दिया और तमाम जो दोनों सोसाइटीज का रिकॉर्ड तलब किया है। नस्ला टावर के हवाले से अब FIA एंटी करप्शन सर्कल जो है वो बाकायदा इसकी तहकीकात कर रहा है। जी समर, ये बताएगा, दो सोसाइटीज़ हैं और मुमकिन तौर पर वहाँ पर घर भी होंगे, लोग रिहाइश पजीर भी होंगे। क्या बताया जाता है, कितने घर हैं और कितने लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? देखें, यही चीज़ जो है FIA हुकाम ने जो रिकॉर्ड तलब किया है इसमें तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा कि आया ये जो प्लॉट थे इसमें इसी प्लॉट पे जो है ये जो ज़्यादा तामीरात की गई हैं एक्स्ट्रा, या दीगर जो इस सोसाइटी में फ्लाई प्लॉट हैं उन पे भी कोई तामीरात हैं। और इस हवाले से जो दीगर हमें ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ जो इलाकों में दीगर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फ्लाई प्लाटों पे जो कब्जे किए गए हैं उन पर भी जो है FIA जो है वो दायरा उसका वसी करेगी और उन जो सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करेगी और उनकी जो है तमाम रिकॉर्ड जो है उनका भी मुरतब करेगी। और ये तमाम जो रिकॉर्ड है और ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं मुरतब करके बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। जी समर अब्बास, ये बताएगा, दो सोसाइटीज़ हैं, कितना रकबा है कानूनी और कितना गैर कानूनी है जिसकी वजह से इनको भी लिस्ट में शामिल किया गया है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया FIA काम इन्हीं तहकीकात यही करेंगी कि ये सोसाइटीज़ कितने रकबे पर हैं और इन सोसाइटीज़ में कितने फ्लाई प्लॉट्स थे और इन दोनों सोसाइटीज़ में कितनी जो है सोसाइटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सोसाइटीज़ की जो मुबैना तौर पर जो इंतजामिया उनकी मिली भगत से एक्स्ट्रा लैंड पर कब्जा किया गया है। इसमें कौन कौन से इदारे मुलविस थे, कौन कौन से अफसरान मुलविस थे और किन की जो हिमा पर ये जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई और इसमें कौन से अफसरान जो मुलविस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो है की जाएगी। और इस हवाले से जो है बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने अपडेट किया। सर्दियां बढ़ते ही सिंध में गैस बहरान बढ़ने लगा है। गैस प्रेशर में कमी पर रसूई सदरन गैस ने कराची समेत सिंध के तमाम CNG स्टेशन इतवार के सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। SSGCC के मुताबिक सिस्टम में गैस की सप्लाई में कमी की वजह से लाइन पैक प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को मुसलसल गैस की सप्लाई बहाल रखने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सिंध में तमाम CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि पहले ही कारोबार ना होने के बराबर है। गैस की बंदिश से आवाम को भी परेशानी होगी। साबिक मुशीर टेक्सटाइल मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत की सनतों को गैस की फराहमी बंद होने से मुल्की बरामदात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हबीब खान से, जो कि इस वक्त मिर्जा इख्तियार बेग के हमरा मौजूद है। जी हबीब। जी बिल्कुल, देखें, हर साल की तरह रवा साल भी सर्दी की आमद से कबल ही कराची शहर के अगर हवाले से बिलखुसूस बात करें तो गैस का एक बहरान है जिसकी वजह से सनतकार जो हैं वो खासे परेशान है। आज भी इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर भी रह चुके हैं टेक्सटाइल सेक्टर के मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। मिर्ज़ा साहब, हुकूमत की जानिब से प्लानिंग हर साल हम लोग कहते हैं कि नहीं की जाती, इस बार भी इसी किस्म की कुछ अभी जो है वो प्लानिंग के फुकदान की वजह से सनतकार जो है वो हर बार पिस जाता है गैस नहीं होने की वजह से। कैसे इस वक्त सूरत हाल है? मैं समझता हूँ इस बार तो बद इंतज़ामी इंतहा तक पहुँची है। देखिए, हमारी गैस की 4300 MMCFT की अवेलेबिलिटी थी, जो रिजर्व कम हो रहे हैं, कम हो कि वो 3300 पे रह गई है। हमारी डिमांड 6500 से 7000 MMCFT है और पीक सर्दियों में 8000 हो जाएगी। तो उसके माने आप ये समझ लें तकरीबन आधी के करीब आपको मैनेज करना था
कि चाहे वो LNG से हों, RLNG से हों या मुतबादिल ज़राए से हों, वो नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क की मईशत जो है वो आगे बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद होने से न सिर्फ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचने का खदशा है बल्कि बेरोजगारी बढ़ने का। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हबीब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। कमेटी मुआशी अहम मुआशी आदादोशुमार का तफसीली जायजा ले रही है। जायजे के बाद आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान बताएगा क्या तफसीलात हैं। शरह सूद इस वक्त 7.25% है, क्या लगता है बढ़ाई जाएगी इस शरह सूद या कम होगी? इस वक्त जो है सबकी जो नजरें हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे लगी हुई, क्योंकि स्टेट बैंक ने 1 हफ्ते कबल जो है मॉनेटरी पॉलिसी इजलास बुलाया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी की सरबराही में शुरू हो गया है और जो कमेटी है माशी अहम अशारियों का जायजा ले रही है। जायजे के बाद जो है उसके बाद अगले 2 माह के लिए शरह सूद क्या रहेगी उसका फैसला किया जाएगा और जो फैसला है प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया जाएगा। माशी माहिरीन का कहना है कि जो इस वक्त करंट अकाउंट खसारा बढ़ा है और तिजारती खसारा बढ़ा है उससे रुपया दबाव के शिकार है। उसके साथ ही महंगाई की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। उस पर तवक्को करें कि शरह सूद में 75 से 1% तक का जो इजाफा मुमकिन है और इस वक्त शरह सूद जो है 7.25 7.25% बरकरार है और अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर शरह सूद बढ़ता है तो 8.25% तक पहुंचने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स का इजाफा किया गया। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी आगाज के बाद तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 253 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। करंट इंडेक्स 46,535 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के आगाज पर मार्केट में 100 से ज़ायद पॉइंट्स तक की कमी भी रिकॉर्ड हुई, जिससे इंडेक्स 46,000 की सतह से नीचे पहुंच गया था। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 175 रुपये से तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 175 रुपये 50 पैसे का हो गया। तिजारती खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात में बहुत ताख़ीर हो गई है, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। रवा माह साल 4 माह में तजारती खसारा 65% बढ़कर 26% 26 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गया है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल से रुपया बदस्तूर डॉलर के सामने क्यों अपनी वैल्यू खो रहा है और गिर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें 4 बड़े अवामिल हैं जिसकी वजह से रुपया बदस्तूर रोज़ाने 4 आने 8 आने डॉलर के सामने गिरता है। नंबर 1, बहुत ताख़ीर हो गई है IMF से निगोशिएशन करते हुए और अभी तक कोई मामला तय नहीं पाया है और जिसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टनिटी पैदा हुई है। तो एक वजह मेरे ख्याल से यह है। दोयम, बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। जो इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में पहले साल के 4 महीनों में इस साल के 4 महीनों में 65% बढ़ गया है और पहले 4 महीनों में इंपोर्ट 25 बिलियन डॉलर का हो गया है। इस हिसाब से साल के आखिर तक ये 75 बिलियन का हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध हुकूमत वफाक को जवाबदेह नहीं है। सिंध के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाक सिंध में अमन अमान खराब करना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि हुकूमत ने गैस बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का अपना एक रोल है, वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। सिंध हुकूमत आईनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। हम अपने अवाम को जवाबदेह हैं। वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं है। वफाकी हुकूमत के जहन में अगर कभी ये बात घुस जाती है और कभी कभी अक्सर वो कहते हैं NFC के इशू पे भी कि हम इतने पैसे देते हैं, और भाई तुम ये बताओ कि तुम हमसे पैसे लेते कितने हो। असल में तो पैसे हम तुम्हें देते हैं और उसमें से तुम कुछ हमें लौटा के देते हो। ये तरीक़ेकार गलत है। वफाकी हुकूमत किसी भी सूबाई हुकूमत के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। जिंदगी में कभी ये हुआ हो कि गैस 3 वक्त आएगी, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, शाम का खाना बनाओ, गैस खत्म, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये नालायक मुल्क को इस नहज पे लेकर आ गए हैं
कि पहले बिजली की लोड शेडिंग इस तरह से होती थी कि जी 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिजली नहीं होती थी। अब गैस भी आपको सिर्फ खाना पकाने के लिए मिलेगी, उसके अलावा गैस आपको नहीं मिलेगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि रोटेशन पॉलिसी में सबकी मुशावरत शामिल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी करप्शन को बचाने के लिए अफसरान का मुस्तकबिल स्टेक पर लगा रही है। पॉलिसी जो बनाई गई थी 2020-20 इसके अंदर चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज तमाम की कंसेंट शामिल था। मशावरत नीटी गिरिटी की मशावरत नहीं होती, मशावरत होती है कि जी चारों सूबों में हमने अफसरान को तब्दील करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब, आपका जो तरीका कार है फेडरेशन के खिलाफ बात करने का, आप वज़ीर आला सिंध एक सिंधियों को कत्ल करके सिंध कार्ड खेलना चाहते हैं। सिंध कार्ड नहीं चलेगा आपका, ये सारे सिंधी अफसर गिना दिए मैंने आपको, अब आप सिंध कार्ड खेलने आ गए। मैं कहना चाहता हूँ ये फेडरेशन, पीपल्स पार्टी फेडरेशन को कमजोर कर रही है। जब कोई अच्छा काम होने को आता है वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, यकसा सिलेबस हो नहीं करेंगे, लॉकडाउन का मामला हो नहीं करेंगे। हर मामले के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ ये मुखालफत करते हैं और इस मामले में इस सूबे को इन्होंने जिस तरीके से अलग-अलग खड़ा कर रहे हैं, ये हमारे सिंध के अच्छे अफसरान को तबाह कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर में बरतानवी तर्ज तामीर की अनगिनत इमारतें आज भी मौजूद हैं जो कि अपनी असल हालत खो चुकी हैं। सैकड़ों इमारतें तवज्जो की तालिब हैं। आदिया नाज से तफसीलात जानते हैं। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हमारा कौमी विरसा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। शहर क़ायद में बेशतर ऐसी विक्टोरियन तर्ज तामीर की इमारतें मौजूद हैं जो कि बरतानवी राज के वक्त से कायम की गई हैं। ऐसी इमारतें अब अपनी हालत पर नुहा कना हैं। ऐसी ही एक इमारत के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मनाजर आपको मेरे बैक पर भी नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत भी तकरीबन 19वीं सदी की तामीर की गई इमारत है, लेकिन अब अपनी हालत पर ये भी यकीनन आंसू बहाने पर मजबूर हो चुकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि ओल्ड सिटी एरियाज़ ख़ास तौर पर जितने भी हैं कराची के, उनमें ये इमारतें आपको कसरत से नज़र आएंगी। और विक्टोरियन तर्ज तामीर की इमारतें हैं जो कि जर्द पत्थर से बनाई गई इमारतें हैं। ये इमारत भी जो है वो जर्द पत्थर से तामीर की गई है। इसकी बालकोनियाँ टूट चुकी हैं। इसके ऊपर जो नक्शो निगार थे वो अब अपना रंगो रोगन जो है वो खो चुके हैं। कहीं कहीं हमें अब भी रिहाइश नज़र आती है। इसी इमारत के नीचे हमें कुछ दुकानें भी नज़र आई हैं। खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। अगर ये इमारत गिरती है तो जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। कुछ विक्टोरियन तर्ज तामीर की इमारतें इससे मुल्हिका कुछ आगे तक भी हैं और राइट साइड पर भी हमें नज़र आती हैं। कराची का जितना भी ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पर ये इमारतें आपको कसरत से नज़र आएंगी। कुछ इमारतों की रेनोवेशन हो चुकी है, जैसे ये राइट साइड पर जो इमारत है इसकी रेनोवेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी हैं जो अब भी उसी हालत में मौजूद हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर के नाम को ECL से निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब, DG FIA, DG इमिग्रेशन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 26 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला और अदालत ने दीगर जो इदारे हैं उनको फ़रीक़ैन बनाया है और अदालत ने फ़रीक़ैन को 26 नवंबर को तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने बैरून मुल्क जाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी साहबजादी आयशा तालपुर बरतानिया में ज़ेर तालीम है, ताहम उनकी बेटी की तबीयत नासाज हो गई है और तीमारदारी के लिए वो 4 हफ्ते के लिए बरतानिया जाना चाहती हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो कि जाली बैंक अकाउंट्स केस है उसकी वजह से उनका नाम ECL में शामिल है और जिसके बायस वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती बेटी से मिलने के लिए, लिहाजा उनका नाम ECL से निकाला जाए। अदालत ने इस केस की समाअत की है और वफाकी वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब, DG FIA और DG इमिग्रेशन को नोटिस जारी किए हैं और तमाम ही फ़रीक़ैन को यह हदायत की है कि वो 26 नवंबर को तैयारी के साथ अदालत आएँ ताकि अदालत इस दरख्वास्त की समाअत कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि करतारपुर को वीज़ा फ्री राहदारी बनाने की सबसे पहली तजवीज़ शहीद मोहतरमा ने दी थी। बाबा गुरु नानक की 552वें यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में बैनुल मुज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ की जितनी आज ज़रूरत है इससे पहले नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद सिख बरादरी को गुरु नानक के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और गुरु नानक के यौम पैदाइश पर दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद भी कहा।
बराह रास्त ले चलेंगे आपको। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खास काम किया है और बैरून मुल्क सानियों को वो दे दिया है। तो मेरे उस नादान दोस्त ये सवाल पूछा, बल्कि मासूमाना सवाल पूछा कि बैरून मुल्क पाकिस्तान तो दे दिया है, पाकिस्तान मुकीम पाकिस्तानियों को यह हक है क्या? हमारे यहाँ तो आज भी ये सिलेक्शन का बदकिस्मती के साथ जारी। बाहर कैफ ये शो करता है कि मौजूदा हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसीज के लिए इजलास मुनक्किद नहीं करती, आवाम के मसाइल को हल काम नहीं करती, बल्कि अपने ज़ाती मकासद के लिए इजलास को तलब किया जाता है। मैं कुछ गलत बयानी पाक की जानिब से आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पता है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जहां महंगाई बेरोजगारी एक इशू था, उसके साथ साथ एक नया इशू हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से जन्म दिया जा रहा है, गैस का बहरान है। और माशाल्लाह तीसरे साल हो गैस का बहरान सर्दी में ये लोग लेके आए हैं। तो लगता है कि ये कितने निकम्मे हैं, कितने नाअहल हैं। और मैं ये बात करना चाहता हूं कि अगर ये जब ये महीने में सितंबर में कौम को बुरी खबर सुना रहे थे कि गैस की शॉर्टेज में होगी, अगर ये अगस्त के महीने में एलएनजी कार्गोस को टाइम पर बुक कर चुके होते तो आज शायद हमें महंगी गैस भी नहीं मिल रही होती, प्रॉपर क्वांटिटी के साथ मिल। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग का सामना है, सीएनजी गैस की लोड सामना है। तो आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसमें गैस की लोड शेडिंग सामना है और सरापा एहतजाज है ही, तो उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और इस की वजह से जो इजाफा होगा जब सनतें नहीं चलेंगी, उसका खमियाजा भी पाकिस्तान की आवाम। ये जो अशराफी है, ये जो इख्तिदार पर इमरान खान साहब की एटीएम्स हैं, ये तो इससे भी मुस्तफिद। बताना चाहता हूं कि हम्माद अजहर साहब वफाकी वज़ीर तवानाई पिछले की करते रहते हैं वैसे तो, लेकिन ये गलत बयानी उन्होंने गैस की प्रोडक्शन के हवाले से की और उन्होंने नंबर दिए जिसके तहत कि सूबाई सिंध 38% गैस कर 38%। मैं आपके सामने ये कागज पेश करना चाहता हूं। ये कागज पाकिस्तान की जो एनर्जी बुक है, तवानाई की किताब जो कि वफाक इशू करती है, कागज आपके लिए लेकर आया हूं। वफाक का इशू किया और ये कागज कहता है कि साल 2020 में सूबाई सिंध ने कुल गैस पैदा की 64, पाकिस्तान की 64%। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। शहर में आलूदगी की शरह 170 पर्कुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 162 पर्कुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि बाद में बढ़कर 170 मीटर्स हो चुकी है। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। माहिरीन ने हवा को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया है। शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, डॉक्टर्स का मशवरा। सर्दी का आगाज हो गया है। शहर में ठंडी हवाओं के डेरे हैं। शहरियों ने जैकेट और लिहाफ निकाल लिए हैं। मौसम का अहवाल जानते हैं रबिया खान से। जी रबिया, अपडेट कीजिएगा।
सर्द हवाओं और दर्जा हरारत की कमी के बाद कराची में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और महकमे मौसमियात का भी कहना है कि दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नवंबर के महीने में सबसे कम दर्जा हरारत था। अब महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में भी दर्जा हरारत में कमी आई है और आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो कराची वाले जो कि सर्दियों के मुंतज़िर थे तो वो अब खुश हो जाएँ, सर्दियाँ आ गई हैं। और जिन लोगों ने अभी तक जैकेट्स और लिहाफ नहीं निकाले तो वो निकाल के उनको धूप लगा ले, क्योंकि आज से जो है वो शहर में सर्दी का आगाज़ हो गया है। दिन के औकात की अगर बात करें तो जैसे जैसे सूरज जो है वो चढ़ना शुरू होता है, कराची में सर्दी की जो लहर है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है और हल्की हल्की गर्मी का जो है वो एहसास होता है। लेकिन कराची वाले जो है वो आज सुबह से ही खासे खुश नज़र आ रहे हैं। हल्की सर्दी थी और अब मुख्तलिफ लोग जो है जब वो घरों से निकले तो सर्दी के बायस जो है वो स्वेटर्स और जैकेट्स के साथ जो है वो उन्होंने दफातर तक, स्कूल और कॉलेजेस तक का सफ़र किया। कराची में आगाज़ हो चुका है सर्दियों का, महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। और मज़ीद जो सर्दी है, जो दिन के औकात में भी दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है, महकमा मौसमियात का कहना है कि दिसंबर तक दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है। अलबत्ता आइंदा 2 से 3 रोज़ कराची में रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 14 खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में नेट बॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त IOBM इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त नेट बॉल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेवल पे मुकाबले हो रहे हैं। इन इवेंट के लिए शहर भर से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की टीमें यहाँ पर आई हैं, खेल रही हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों की कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र गौहर रज़ा साहब मौजूद, हम इनसे जानेंगे मज़ीद तफसीलात। गौहर भाई, क्या इवेंट की तफसीलात है, कितनी टीमें आई हैं, कौन कौन सी टीमें हैं? इसमें ऑल ओवर कराची जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की टीमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। फर्स्ट IOBM यूनिवर्सिटी नेटबॉल चैंपियनशिप है, जिसे IOBM ऑर्गेनाइज कर रहा है। सुना आपने कि बता रहे थे गौहर रज़ा के पूरे कराची से यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की टीमें आई हैं। 3 कैटेगरी में मुकाबले हो रहे हैं लड़के लड़कियों के, और कोशिश है कि नया टैलेंट इसमें से निकाला जाए ताकि वो फ्यूचर सूबे और कौमी टीम के लिए भी काम आ सके। जी जावेद इकबाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में महकमा तालीम सिंध की जानिब से ताल्लुका एजुकेशन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। रफ़ीक हुसैन बलीदी को लियारी से हटाकर जमशेद टाउन प्राइमरी स्कूल्स के ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया है, जबकि ज़ाकिर हुसैन को जमशेद टाउन के एलिमेंट्री और हायर स्कूल ताल्लुका एजुकेशन से अफसर तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, कराची में महकमा तालीम सिंध की जानिब से ताल्लुका एजुकेशन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। एहसन, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की जानिब से कराची में तालुका एजुकेशन अफसरान के तकर्रुर तबादले शुरू कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 ग्रेड के तालुका एजुकेशन अफसर लियारी रफीक हुसैन बुलेदी का जमशेद टाउन में तबादला कर दिया गया है, जबकि रफीक हुसैन को जमशेद टाउन के प्राइमरी तालुका एजुकेशन अफसर तैनात किया गया है। दूसरी जानिब जमशेद टाउन के तालुका एजुकेशन अफसर प्राइमरी जाकिर हुसैन हाली को उनके ओहदे से हटाकर तबादला कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जाकिर हुसैन को प्राइमरी से हटाकर एलिमेंट्री और हायर स्कूल तालुका एजुकेशन अफसर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया एहसन चांडियो। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क की बरामदात के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानी 10 मज़बा खानों को मिस्र के महकमा वेटरनिटी ने गोश्त बरामदात करने की इजाज़त दे दी है। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद के मुताबिक पाकिस्तानी मज़बा खाने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मिस्री वेटरनरी हुकाम ने फैसला ऑडिट के नतीजे में किया। तफसीलात हबीब खान से। हबीब बताएगा, ये एक अहम फैसला है, पाकिस्तान की इकॉनमी में इससे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? हबीब खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी नाज़रीन को बताएं कि मिस्ट्री वेटरनरी हुकाम ने फ़ैसला ऑडिट के नतीजे में किया है। ये जोग्राफियाई और मसनूआत की तनों की हमारी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, ऐसा कहना था मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद का। हमारे बरामद कुनिंदगान इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ें। इस शोबे में बरामदगी की बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कराची बार एसोसिएशन ने सालाना इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। सदारत नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल होंगे, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए 6 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे।
अपडेट करें आपको, कराची बार एसोसिएशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताएगा कौन कौन उम्मीदवार इस मरतबा मैदान में होंगे? जी देखिए, कराची बार के सालाना इंतखाबात में कराची बार ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जहाँ पर सदारती नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबले होंगे। उनमें एडवोकेट इशफाक अहमद गिलाल, नदीम कुरैशी और जहूर मकसूद आमने सामने होंगे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए एडवोकेट वकार, आलम अब्बासी, अरुण प्रसाद समेत 6 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। नायब सदर की नशिस्त पर 7, ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर 10 और खाजिन की नशिस्त पर 5, जबकि लाइब्रेरियन की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। MMC की नशिस्तों पर 24 वकला भी जो है वो मैदान में है। ये पोलिंग जो है वो 18 दिसंबर को होगी, जबकि कमोबेश 15,000 उम्मीदवार जो है अपने हक राय दे का इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुमताज़। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान का कहना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए आसान हरीफ होगा, लेकिन पाकिस्तान को भरपूर मेहनत करना होगी। वर्ल्ड कप में टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी उसके बाद पाकिस्तान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन चुका है। बांग्लादेश की रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान ने बहुत ही आउट क्लास किया है हर टीम को। एक सेमीफाइनल मैच हार गए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बासानी हराना चाहिए। बासानी का मकसद ये नहीं है कि जाएंगे और आप जीत जाएंगे, मेहनत करके ही बासानी आप हरा सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस देके कंसिस्टेंसी जो नज़र आ रही है लड़कों की परफॉर्मेंस में, वो उसको बरकरार रखना पड़ेगा। और बांग्लादेश क्योंकि ख़ुद अपने मुल्क में इतनी आसान हरीफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबी अमल को रोक दिया है। हुक्म इम्तना इंसार यूनियन फुटबॉल क्लब के दावे पर जारी किया गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबी अमल को रोक दिया है, जबकि हुक्म इम्तना इंसार यूनियन फुटबॉल क्लब के दावे पर जारी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है। अदालत ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबी अमल को रोक दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।